जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष सर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले क्लास में गॉस के प्रमेय तक आप लोगों का रिवीजन करवा दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं उससे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। ठीक है, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब कि हमको गॉस थ्योरम से चलना है और क्या ला देना है, कूलॉम्स लॉ। गॉस थ्योरम से चलना है और कूलॉम्स लॉ को ला देना है। मतलब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो हमारा टारगेट होना चाहिए, गॉस थ्योरम क्या पढ़े थे, तो यहां वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। और इससे आपको चल के और ला देना है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब इस गॉस थ्योरम से चलना है और आपको ला देना है क्या 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 क्या, कूलॉम्स लॉ लाना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रतिदिन आपको यहां क्लास 12 का रिवीजन क्लास इस पर कराया जाएगा और पर डे एक 5 नंबर वाला जो होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसका डेरिवेशन और उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का यहां पर टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक यहां गोला बना है। ठीक है, ये क्या है, गोला है, स्फीयर है। इसके सेंटर ओ पर कोई आवेश Q स्थित है। इसके सेंटर ओ पर कोई आवेश कौन सा है, Q है, और इसकी त्रिज्या कितना है, R है। और इसके सतह पर पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश कितना है, ds है। यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, E है, और एरिया वेक्टर कितना है बाबू, ds है। अब हम लोगों को चलना है गॉस के प्रमेय से, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस के प्रमेय से यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के क्या होता है, बराबर। तो इसमें उपस्थित आवेश कितना है, Q1 है। कितना है, Q1। तो यहां पर किसका होगा, Q1 का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना न होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए कि यहां E और ds के बीच का कोण कितना रहे, थीटा, कितना एंगल है इनके बीच का, थीटा कोण अगर है, तब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां इंटीग्रेशन E ds और यहां क्या आ जाएगा, cos थीटा, और ये क्या हो गया बाबू, Q1/एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए थीटा क्या है, E और ds के बीच का कोण, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब फिगर में देखिए कि E और ds के बीच का कोण यहां कितना है, 0 डिग्री है। कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री है तो यहां पर हम लोग कितना डिग्री रखेंगे बाबू, 0 डिग्री। तो यहां लिख दिए इंटीग्रेशन, फिर क्या हो गया, वेक्टर E, तो वेक्टर तो सॉरी हट गया है, यहां क्या हो गया E और क्या है ds, और cos कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से कर देंगे इंटीग्रेशन, और cos 0 का वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये हो गया E ds इक्वल टू, ये हो गया Q1/एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन उसी का करते हैं जिसमें डी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ रहे, डी। एकदम सिंपल सा ट्रिक, आप याद रखिए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को भी ये चीज समझ में आ जाता है। मतलब हम एक बात बताए थे कि अगर किसी विवाह में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर अगर दूल्हे का पहचान करना है तो सिंपल सा ट्रिक, जिसके माथा पर क्या रहे, मौरी रहे, जेकर माथा पर बाबू मौरी बियाह ओकरे होगा, तो मड़वा में वही न जाएगा, और जब वही जाएगा तो यहां हम लोग को पता है कि डी किस में लगा है, इसमें, मतलब ds, और इंटीग्रेशन ds का होना है, तो सिर्फ यही इंटीग्रेशन में रहेगा,
रहेगा। ये ई तो कांस्टेंट है, पर आती है, बस ये ऐसे ही लौटना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ई को हम लोग कर दिए बाहर और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ds का। तो ई इंटीग्रेशन ds q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, स्फीयर का। किसका एरिया है, स्फीयर का। और स्फीयर का एरिया क्या होता है बाबू, तो ई और इसका स्फीयर का वो एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इधर क्या हो गया q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए आइए यहां से समझते हैं। अब ले देखिए यहां से क्या लिखेंगे, E इक्वल टू तो 4 पाई r स्क्वायर यहां इनटू में है, इधर आएगा तो कहां आएगा, बटा में आएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो क्या हो गया, यहां से हो गया q1 बाई ये क्या हो गया बाबू 4 पाई और क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसको यहां हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई टेस्ट चार्ज है Q2, जिसको हम लोग कहां रख दिए, पॉइंट P पर रख दिए हैं, ठीक है। किसी टेस्ट चार्ज Q2 को पॉइंट अगर P पर हम लोग रख दिए हैं, तो ये बताइए कि इस पर लगने वाला विद्युतीय बल क्या होगा। तो आपने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता था। यहां पर क्या होता है, इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो यहां क्यू नॉट के जगह क्या है Q2, तो यहां से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 इंटू, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया Q2 इंटू E। चलिए इसी से अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू, अब यहां से क्या लिखेंगे Q2 इंटू E। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहां Q2 का Q2 लिख दिए, E के जगह पर E के इस वाले वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो गया, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग इंटू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब ये क्या बन चुका है, तो ये अब बन चुका है, इसी को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो हो गया Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। यही तो है कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग देखिए कितने आसानी से हम लोग गॉस के प्रमेय से चले थे और कूलम्ब के प्रमेय को प्राप्त कर चुके हैं। आइए एक बार और देखते हैं। गॉस के प्रमेय से हम लोग को चलना है और कूलम्ब के नियम को प्राप्त करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये गोला है, इसका केंद्र O है, O पर Q1 आवेश को रख दिए हैं, इसकी त्रिज्या R है और बिंदु P सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश कितना है, ds है। अब हम लोग चलेंगे गॉस के प्रमेय से, फ्रॉम गॉस थ्योरम। यहां पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल टू, यहां आवेश हुआ कितना, चार्ज कितना Q1, तो Q1 बाई कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, यहां वेक्टर हटाएंगे तो क्या आता है cos थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट है तो यहां क्या आएगा बाबू cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, E और ds के बीच का कोण है, E और ds के बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो हमने यहां ले लिया 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q1 बाई कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या करेंगे, E और ds का इंटीग्रेशन करेंगे, E है कांस्टेंट, इसको कर दिए बाहर, ds क्या है एरिया है, किसका एरिया है बाबू, स्फीयर का। किसका, स्फीयर का। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। अब कर दिए, अब हम लोग क्या किए, 4 पाई r स्क्वायर को यहाँ एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे लेके आ गए तो E इक्वल टू क्या हुआ Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखिए यहां से थोड़ा सा चेंज हुआ माहौल। यहां क्या हुआ, अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश को पॉइंट P पर अगर लाते हैं तब इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, बल कितना होगा, तो E इक्वल टू F बाई Q2 हो गया, तो F इक्वल टू Q2 इंटू E हो गया। अब Q2 इंटू E है तो F इक्वल टू Q2 इंटू E, तो F इक्वल टू Q2 और E के जगह पर E के वैल्यू को पुट कर दिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये है कूलम्ब का नियम, इसे ही कहते हैं कूलम्ब का नियम। अब देखिए यहां पर क्या है दोस्तों कि
ये जो फॉर्मूला है बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है और ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पर पकड़ बनाइए और प्रतिदिन हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज आप लोगों को 5 नंबर का एक सिंपल सा डेरिवेशन करके दिखाया जाएगा। जो डेरिवेशन आप लोगों को भारी लगा होगा आपके क्लास में, यहां बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।